A very good evening and welcome everyone. Let me introduce respected Dr. Preeti Chhabra ma'am, who is a highly experienced senior Ayurveda consultant with over 33 years of clinical expertise. She holds a BMS degree along with an MD Kaya Chikitsa, MSc in Yoga, and additional qualifications including PG, DHHC, and DTPN. She specializes in the management of women's disorders, skin disorders, musculoskeletal disorders, neurological disorders, gastrointestinal disorders, lifestyle and metabolic disorders, etc. She is currently associated with Sri Gangaram Hospital, Rajendra Nagar, New Delhi, Apollo Ayurved, Nehru Enclave, Kalkarji, New Delhi, Shri Krishna Super Speciality Institute of Ayurveda, Janakpuri, New Delhi. She is known for her holistic patient centered approach, integrating classical Ayurveda with modern clinical understanding to deliver effective and personalized healthcare solutions. Now, without wasting much time, I would like to request Dr. Preeti ma'am to enlighten us with her words. Thank you, Priyanshi, and thank you, Yashar Ayurveda and Ayurwings, for giving this opportunity to me to share my views on from this platform. Okay, so we all are living in this technology-driven era where we all are leading fast-paced life. हमारी जिंदगियां एक तरह से भाग रही हैं जहाँ पे health is often taking a back seat. और ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आज यंगर जनरेशन और ओल्डर पॉपुलेशन ये दोनों ही इनके माइंडसेट्स में बहुत बड़ा शिफ्ट है towards Ayurveda, and the affinity is growing leaps and bounds. Thanks to our government and Ministry of Ayush for generating awareness amongst the masses. And COVID, of course, it was a blessing in disguise for Ayurveda. We should not remember those times, बहुत ही haunting times थे, but still एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला आयुर्वेद को अपना जो सिद्धि है वो प्रूव करने के लिए. Right from having kadas, turmeric milk, oil pulling, and nasya, everyone religiously follows these as daily schedules. हम सब ने देखा है कि किस तरह रिलीजियसली इन रिचुअल्स को लोगों ने फॉलो किया. जब हम बात करते हैं पंचकर्म एट ओपीडी लेवल, तो हम सभी प्रैक्टिशनर्स, यंग स्टूडेंट्स, बडिंग क्लिनिशियंस, हम सभी को एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन होता है कि हम पंचकर्म कैसे करें ओपीडी लेवल पे. एंड वो बहुत सारा एक हमारे माइंडसेट में ये भरा हुआ है कि पंचकर्म हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक प्रॉपर बढ़िया सा पंचकर्म यूनिट हो. तो दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर ईच वन ऑफ अस. मैं आज बात करूं दिल्ली जैसी जगह में 30 साल पहले की, व्हेन आई जॉइंड माय हस्बैंड इन हिज जनरल प्रैक्टिस ऑन आयुर्वेदा, आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिम, हर दिन में हर पेशेंट के लिए ये कहा करती थी, इसमें हम ये पंचकर्म कर सकते हैं, इसमें हम ये पंचकर्म कर सकते हैं. बट जो लोगों का माइंडसेट था वो पंचकर्म को अडॉप्ट करने का नहीं था. दिल्ली जैसी जगह में जब हम पंचकर्म बोलते थे तो पेशेंट्स बोलते थे ये पंचतंत्र आयुर्वेद में भी होता है क्या, और ये पंचतंत्र क्या है. दे डिडंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस पंचकर्म इन दिल्ली. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था आयुर्वेद को प्रैक्टिस करना, उसे एस्टैब्लिश करना, जो मैंने फेस किया. और आज 30 साल के बाद मुझे कॉन्फिडेंटली ये लगता है कि हर व्यक्ति, हर आयुर्वेदिक स्नातक, हर आयुर्वेदिक ग्रेजुएट बहुत अच्छे से ओपीडी लेवल पे पंचकर्म प्रैक्टिस कर सकता है और पेशेंट्स को शमन चिकित्सा के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट देते हुए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड एज अबव द नॉर्मल प्रैक्टिस हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि पेशेंट को कन्विंस करना कि आपको पंचकर्म विधाएं या पंचकर्म का कोई भी एक ऑप्शन आपको अडॉप्ट करना चाहिए, आपकी ट्रीटमेंट मोडालिटी में एड ऑन करना चाहिए आपको. वो एक कन्विंसिंग जो है वो पेशेंट की बहुत जरूरी होती है और उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है. ये एफर्ट क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जो आयुर्वेद शाश्वत हम सभी लोग मानते हैं क्योंकि हम आयुर्वेदज्ञ हैं, और उसकी शाश्वतता को मेंटेन करने के लिए और सोसाइटी में उस माइंडसेट को, उस थॉट प्रोसेस को हमें पर्कोलेट करना है, उसको डीप हमें पेनिट्रेशन मोड में ले जाना है.
तभी हम सभी लोग भी स्टेबलाइज हो पाएंगे। हम आयुर्वेद एक वैज्ञानिक हेल्थ साइंस है, उसके माइंडसेट को हमें एच करना है, एम्बेड करना है लोगों के माइंडसेट में, सोसाइटी के माइंडसेट में। अब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हमें युगानुरूप परिवर्तन करना है, और ये रूपांतर अनिवार्य है। वी ऑल नो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो जितने भी कंस्ट्रेंट्स हमने इन एलैबोरेट प्रोसीजर्स को करने में लगते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को हमें उनसे आगे बढ़ के इसको इस जो परिपाटी है उसको आगे ले जाना है। इनिशियली बहुत बार जो इनिशियल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बहुत बार ओपीडी प्रैक्टिस में आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती और हर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता। और उनके जब रिस्पॉन्ड नहीं करता तो सबसे पहले ये विचार करें कि हम क्या क्या उपक्रम एड ऑन कर सकते हैं जिससे कि हमें चिकित्सा में सिद्धि मिले। और रोगोपशमन की इच्छा प्रत्येक वैद्य को होती है, तो इसलिए आपको अपनी युक्ति लगानी है कि किस पेशेंट में आप कौन सा पंचकर्म विधा या कौन सी पंचकर्म विधि ऐड करके आप उसको लाभ दे सकते हैं। मेट्रोज में, महानगरों में बहुत मुश्किल है पेशेंट्स को कन्विंस करना, बिकॉज टाइम किसी के पास नहीं है। आपको कन्विंस करना है कि आपकी थेरेपी जो है वो इफेक्टिव होगी और रिजल्ट्स डेफिनेटली होंगे। कुछ समझदार और जो वेल रेड पेशेंट्स होते हैं, गूगल यूनिवर्सिटी से या आसपास से थोड़ा ज्ञान अर्जित करके हमारे पास आते हैं, उनको हम ये भी समझा सकते हैं कि इस तरह से चिकित्सा अगर हम प्रोसीड करते हैं तो ये पुनर्भव होती है। जैसे कि हमें मालूम है कि शोधन के बाद जो भी हम प्रक्रियाएं करते हैं, जो भी हम शमन चिकित्सा देते हैं या रसायन प्रयोग करते हैं, वो चिकित्सा को पुनर्भव बनाती है और शुद्ध चिकित्सा आयुर्वेद की है, ऐसा हम उनको समझाकर कन्विंस कर सकते हैं ना। जो भी सिद्धांत है आयुर्वेद के, जो भी थ्योरी है, that should resonate with the concepts of आयुर्वेदा, तो हमको कन्विंस करना बहुत इजी हो जाता है। और nowadays everybody wants to understand human biology। उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसका प्रतिकार हमें कैसे करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पंचकर्म विधा है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। इट इज पैलिएटिव, इट इज क्यूरेटिव, इट इज हेल्थ प्रोमोटिव, इट इज रिजुविनेटिव, इट इज रिहैबिलिटेटिव, इट इज प्रिवेंटिव, इट इज नरिशिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। वो सबसे पहला ही है। तो इतने सारे गुणों से ये जो ओतप्रोत हमारी पंचकर्म चिकित्सा है, इसको हम ग्रास रूट लेवल पर क्यों ना ले जाएं? क्योंकि जो हम देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, कौन कौन सी डिजीजेज आ रही हैं सामने, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। तो इन चारों डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे से ये पंचकर्म विधाएं जो है वो टैकल कर पाती हैं। आप सिंगल थेरेपी चूज कर सकते हैं अपने पेशेंट के लिए, आप कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज भी चूज कर सकते हैं। जो पंचकर्म है वो एक इलेबोरेट प्रोसेस है, बहुत वाइड स्प्रेड और इलेबोरेट प्रोसेस है वो। तो उसमें से बहुत सारे सब प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनको हम फिल्टर आउट करके आप अपने पेशेंट्स को उसका लाभ दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। योग्य और अयोग्य का विचार जरूरी है बहुत। और कौन कौन से पेशेंट्स पंचकर्म ले सकते हैं उसकी हमें उसको हमें ध्यान में रखते हुए रोग के अनुसार, यानी डिजीज की क्या पैथोलॉजी है, ड्यूरेशन क्या है, उसका स्ट्रेंथ या बल क्या है रोगी का, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स काल का विचार, ये बेसिक विचार हमें करना बहुत जरूरी है। और जब हम पंचकर्म की बात करते हैं तो उसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ऐसा हमें मालूम है कि ट्राइफर्केशन होता है एक पर्टिकुलर चिकित्सा विधा का। तो जितने भी बाह्य प्लेन प्रोसीजर्स हैं वो अपने आप में क्यूरेटिव इफेक्ट्स देते हैं। ऐसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारे पेशेंट्स में उनको डे इन एंड डे आउट प्रयोग करके ये पाया और ऑब्जर्व किया कि जो लघु उपक्रम भी हैं, जो माइनर प्रोसीजर्स भी हैं, वो भी दे आर ऑल्सो हाईली एफिकेशियस। और चिकित्सा में इनकी उपदेयता इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप इसको को मैनेज करते हैं अपनी जो शमन चिकित्सा के साथ,
तो आपको आशातीत लाभ मिलता है। और पेशेंट का हमारे आयुर्वेद में और वैद्य में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल का इंक्रीज होता है। शोधन चिकित्सा बेसिकली दोष प्रतिनिधिक चिकित्सा है, और हम दोषों का जो निर्हरण करते हैं, जो वृद्ध दोष हैं जो कि उपद्रव कर रहे हैं या रोगों पर उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उनका जो है उनका निर्हरण करना ही शोधन का प्रक्रिया का मेन जो उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर हम पंचकर्म करना चाह रहे हैं या पंचकर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी पेशेंट में, तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम साम और निराम अवस्था का विवेचन करें। सामावस्था में क्या होता है, या जिसको हम आमावस्था भी बोलते हैं, उसमें दोष लीन होते हैं और हमारे बॉडी टिश्यू के साथ बिल्कुल एडहेरेंट होते हैं, नॉन सेपरेबल होते हैं। तो उनको हम फ्लश आउट नहीं कर सकते, उनको हम शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए दोषों का निरामीकरण आवश्यक है। और निरामीकरण के लिए दीपन, पाचन और लंघन ऐसे 3 प्रक्रियाएं हम यूज कर सकते हैं, और वो मेडिसिन बेस्ड ही हैं, उनको हम ओपीडी लेवल पे बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो जो निरामीकरण है उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करते हैं शोधन की तरफ। और हमने तो इतने सालों में शायद थाउजेंड्स ऑफ विरेचन ओपीडी लेवल पे किया है। आज भी दिल्ली में बैठे हुए मैंने एक पेशेंट का पीलीभीत में एक विरेचन हुआ जो कि बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, और उनको हमने ओपीडी लेवल पे ही, मैंने आज तक विरेचन अपने सेंटर पर नहीं कराया। बहुत कंफर्टेबल जोन में पेशेंट अपने घर पे रहता है, उसको प्रॉपरली आप मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करें और फोन पे कनेक्टेड रखें। इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन इरा में हमें सब चीजें संभार संग्रह हम पूरा करके उनको देते हैं कि किस तरह से आपको क्या किस समय प्रयोग करना है, और एक अटेंडेंट जो कि उनका फैमिली मेंबर होगा उनके साथ रहेगा। एंड विद गॉड्स ग्रेस, भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज तक एक भी व्यापद नहीं हुआ। बहुत से क्लिनिशियंस इसलिए भी डरते हैं कि अगर पंचकर्म व्यापद होगा तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। व्यापद इतने होते नहीं है अगर आप मेथोडोलॉजी प्रॉपर फॉलो करें, अगर आप सिद्धांत को अपने साथ लेके चलें, तो व्यापद होने की शक्यता बहुत ही कम रहती है। पंचकर्म इज अ डोमेन ऑफ आयुर्वेदा, और उसमें जो डिजीज मैनेजमेंट का कंसेप्ट है दैट इज वेरी यूनिक। और जो पैथोलॉजी को हम ग्रास रूट लेवल पे अपरूट करते हैं, तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दी टू द पेशेंट्स। एंड आप उसको अपनी योग्यता के अनुसार, आपके पास जो भी अवेलेबल मटेरियल्स हैं, जैसे हमें यहाँ पे सर्व सुलभ बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे हों जहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियां या बहुत सारे द्रव्य उपलब्ध नहीं है। फिर भी जो भी उपलब्ध द्रव्य है उनसे आप बेस्ट टू बेस्ट पंचकर्म अपनी ही लेवल पर, ओपीडी लेवल पर कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो समय है ये कट थ्रोट कंपटीशन का है, और प्रोफेशनल पाथ पे हम सब लोग चाहते हैं कि हम दूसरे से बेटर सक्सीड करें या एट पार रहें। इफ यू आर नॉट रनिंग इन द रेस, एटलीस्ट यू हैव टू बी इन द रेस, आप चलें तो जरूर। इसके अलावा जो एडिशनल मॉनेटरी गेन्स, एडिशनल फाइनेंशियल गेन होता है इससे, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंसेंटिव फॉर द प्रैक्टिशनर्स। तो बहुत सारे डिजीजेस ऐसे जो लोकोमोटर सिस्टम के, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, आई डिजीजेस हैं, इनमें हम पंचकर्म बहुत अच्छे से अप्लाई करके और बहुत अच्छा लाभ अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। जैसे बात करें केवल बाह्य स्नेहन की, तो बाह्य स्नेहन के 2 प्रकार हैं, एक तो एक विचारणा है और एक अच्छ स्नेहपान है। तो अच्छ स्नेहपान भी शोधन स्नेहपान का एक प्रकार है जो कि हम विरेचन पूर्व या वमन पूर्व देते हैं। उसमें हम प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग क्वांटिटी में जो वर्धमान क्रम से स्नेहपान कराते हैं, वो भी शोधन की ही एक प्रक्रिया है। वो भी आप ओपीडी लेवल पे बहुत अच्छे से करा सकते हैं, और हम रेगुलरली, आई एम डूइंग दिस फॉर द पास्ट 30+ years नाउ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपकी रोग परीक्षण
अगर आपका उत्तम है तो आपको उसमें व्यापद होना असंभव सा ही है। तो बाह्य स्नेहन के बहुत सारे प्रकार, जैसे नस्य है, कर्णपूरण है, अक्षी तर्पण है, कटी बस्ती है, जानु बस्ती है, हृद बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है, ये बाह्य स्नेहन के प्रकार हैं। ये विकल्प हैं जिनको आप यूज करके आप वात शमन करके और जो पीड़ा है, स्तंभ है, उनमें बहुत अच्छा अपने पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। एकांग पिच्चू है, योनि पिच्चू है, शिरस स्नेह है, लेपम है, मूर्ध तेल है, स्थानिक अभ्यंग मात्र है। तो आपके पास जैसे एग्जामिनेशन टेबल होती है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन शिरोधारा का आजकल एक अटैचमेंट आता है जो आप अपनी नॉर्मल टेबल के साथ अटैच करके अपने ओपीडी में भी शिरोधारा जैसे उपक्रम जो है वो प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अक्षिकल्प है, अक्षिकल्प जो आजकल देखते हैं कि बहुत सभी लोग, इवन मोस्टली यंग जनरेशन, वो बहुत देर से रात को सोते हैं और हमारे पास ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, या मायोपिया का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो कि शॉर्ट साइटेडनेस होती है। तो इसमें आज से अगर मैं बात करूं, हम जब स्कूल में थे तो शायद एक 40 या 45 बच्चों की क्लास में 3 या 4 लोगों को स्पेक्स होती थी। आज देखते हैं कि एक क्लास में 40-45 बच्चों की क्लास में शायद 3 या 4 बच्चों को स्पेक्स नहीं है। इतना ज्यादा इसका इंसिडेंस है। और आयुर्वेदिक क्लिनिशियन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वेलनेस पर भी काम करें। सोसाइटी पे जो स्वास्थ्य रक्षण का सिद्धांत है उसको प्रैक्टिकली उतारें। तो हम बच्चों को या जो ऐसे हैं लोग जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, उनको अक्षी कल्प, नेत्र तर्पण, नेत्र धारा, ऐसे कुछ कल्पों के बारे में बताएं और वो हम ओपीडी लेवल पे एग्जीक्यूट करें। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर एक सेटिस्फाइड पेशेंट आपका रहता है तो वो 2 और को इन्फॉर्म करके एंड वो पेशेंट्स आपके पास स्ट्रेच करके लाता है, वो खींच के लाएगा आपके पास पेशेंट्स। अब बहुत सारे डीजेनरेटिव पैथोलॉजीज भी हैं, जैसे प्रोग्रेसिव ऑप्टिक नर्व एट्रोफी है या फिर प्री मैच्योर कैटरेक्ट डेवलपमेंट है। इन सब चीजों को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, अर्ली फेज में ही हम अरेस्ट करके और उनको स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। अब इंसोम्निया की कंडीशन या अनिद्रा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अनिद्रा, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो केवल एक पादाभ्यंग और अक्षी तर्पण अगर आप करते हैं पेशेंट को, which does not require any elaborate equipment, it does not require any instrument, it does not require any materials which are not easily available. तो ये सिंपल प्रोसीजर से आप अपने पेशेंट को इसका बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है या ड्राई आई सिंड्रोम है, उसमें भी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मुझे आईज ऐसे लगता है जब ब्लिंक करते हैं तो चुभती हैं या भारी हो गई हैं या फिर उसमें ड्राइनेस है। लास्ट मंथ ओनली वी गॉट अ पेशेंट, शी वाज फ्रॉम सैटेलाइट टाउन ऑफ दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद से थी वो। शी हैड कम फॉर कंसल्टेशन फॉर दिस। हमने ऑफ कोर्स उनको शमन योग दिया एंड साथ साथ कन्विंस किया कि यू शुड गो फॉर अ सेशन ऑफ अक्षी तर्पण। और शी एग्रीड, वहीं पे देयर एंड देन शी एग्रीड कि मुझे दोबारा आने से अच्छा मैं अभी करा लेती हूँ। शी वेंट फॉर अ सेशन। इवनिंग में उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दोबारा कब आना है और कितने सेशंस लेने हैं। सिंपल, पटोलादिघृत से, त्रिफलाघृत से, जीवंत्यादिघृत से, महात्रिफलाघृत से, इवन आलमंड ऑयल से आप अक्षी तर्पण कर सकते हैं। ये सभी चीजें, सभी विधाएं हम आने वाले 15 दिनों में आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। एंड उसके बाद ऑफलाइन सेशंस भी रहेंगे, जिनके लिए शक्यता है, जो मैनेज कर सकते हैं, आ सकते हैं, वो ऑफलाइन सेशंस में ये डेमोन्स्ट्रेशंस ले सकते हैं एंड दे कैन प्रैक्टिस। योग्य प्रैक्टिस करने के बाद वो आप सभी ये वाली चीजें अपने ओपीडी लेवल पे कर सकते हैं। मेरी एक मंशा है हमेशा से कि आयुर्वेद को सोसाइटी में इस लेवल पे लेके जाएं कि पेशेंट्स आके हमसे डिमांड करें कि मुझे ये थेरेपी करानी है। जैसे आज की डेट में अगर हम एलोपैथी की बात करें तो पेशेंट्स को अगर कोई भी बेसिक सिम्टम होता है तो वो केमिस्ट से 2-4 दवाइयां खा के फिर प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाता है। तो हमें सोसाइटी को इस लेवल तक डेवलप करना है कि वो हमें आकर खुद से कहें कि मुझे आज अभ्यंग की आवश्यकता है, मुझे आज शिरोधारा लेना है, मैं नेक्स्ट वीक अक्षी तर्पण कराना चाहता हूँ या कराना चाहती हूँ।
तो इस लेवल पर हम सभी को मिलके आयुर्वेद को के लेवल को, आयुर्वेद के स्तर को उन्नत करना है, और यही मकसद था इस कोर्स को डिजाइन करने का और इस कोर्स को इम्प्लीमेंट करने का। तो वेलनेस थेरेपीज के तरह से अवेयरनेस जनरेशन बहुत जरूरी है। पहले हम डॉक्टर्स के लेवल पर यशार्थ और आयुर्विंग्स के माध्यम से ऐसी जो इंफॉर्मेशन है परकोलेट कर रहे हैं, ऐसी अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं। और हर डॉक्टर जो इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं या आगे आने वाले टाइम में करने वाले हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेशेंट को पंचकर्म के बारे में, आयुर्वेद के डोमेन के बारे में, आयुर्वेद की स्ट्रेंथ के बारे में जरूर अवगत कराएं। अब एक और बहुत छोटी सी थेरेपी है, कहने को छोटी सी है, पर इसका जो इफेक्ट है वो इतना व्यापक है कि बहुत सारी कंडीशंस, डिजीज कंडीशंस, मैं अपने पेशेंट्स को नस से बहुत रेगुलरली एडवाइस करती हूँ, जो कि शिरोरोग, जितने भी स्ट्रेस इंड्यूस प्रॉब्लम्स हैं, जीर्ण प्रतिश्याय में, का सिक्का श्वास में, इवन रक्तपित्त में, कुष्ठ में, अववाहुक में, और जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे पीसीओडी है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, इन सब कंडीशंस में नस से बहुत अच्छा काम करता है। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे नस से, वो इसमें और भी बहुत सारी डिजीजेस शायद ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा मूर्ध तर्पण, जिसमें कि अभ्यंग, सेक, पिच्चू और बस्ती, शिरोबस्ती, शिरो अभ्यंग, शिरो सेक और शिरो पिच्चू, ये 4 कंपोनेंट्स रहते हैं, जो कि अगेन नॉट ओनली इसका लोकल इफेक्ट है, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो हमारे मस्तिष्क का तर्पण करते हैं, पर इसका बहुत अच्छा सिस्टमिक इफेक्ट भी है। जितने भी ऊर्जत्रुगति रोग हैं, शिरो रोग हैं, अर्दित है, हनुस्तंभ, मन्यास्तंभ, मनोअवसाद, कंपवात, अनिद्रा, इवन त्वक विकार जैसे सोरियासिस या हम चर्मदल, एक कुष्ठ, ऐसे विचार करें तो उसमें तक्रधारा का बहुत अच्छा इफेक्ट है। हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं कि जिनको हमने तक्रधारा दी, मतलब द होल बॉडी वाज फुल ऑफ सोरियाटिक पैचेस, तक्रधारा के सतत प्रयोग से केवल 10 दिन में उनका जो वपु है, उनकी जो काय है, वो हमने ठीक होती देखी है, केवल तक्रधारा से, तक्र की शिरोधारा से। इसके अलावा डिप्रेशन, और आज एक बहुत कॉमन एंटिटी उभर कर आ रही है, ब्रेन फॉगिंग, जो कि पोस्ट कोविड भी होता है, पेरीमेनोपॉजल फेज में होता है, एल्जाइमर्स में होता है, पार्किंसंस में होता है। पेशेंट्स अक्सर आके बताते हैं कि हम कुछ काम करने निकले, हम एक रूम से दूसरे रूम में गए तो एकदम हमें मेमोरी लॉस होता है कि हम क्या करने आए थे। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ लो कॉन्फिडेंस, डिक्लाइन इन द मेमोरी। तो पोस्ट कोविड ये ब्रेन फॉगिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको केवल आप नस से और शिरोधारा सेशन से आप बहुत अच्छे से इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। शिरोधारा के भी बहुत सारे विकल्प हैं। हमारा जो एक मूर्ध तर्पण एक सेशन है आगे आने वाले दिनों में, उसमें आप देखेंगे कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप तेल से ही करें। लास्ट ईयर हमने ऐसा प्लान किया, उस साल बहुत ज्यादा गर्मी थी और पेशेंट्स हमें कहने लगे कि हमें सिर में बहुत गर्मी लगती है। तो हमने एक युक्ति लगाई और हमने अर्क गुलाब से शिरोधारा का एक कैंप किया, और शिरोधारा हमने उन पेशेंट्स की अर्क गुलाब से की, विच वाज सो रिलैक्सिंग, सो रिजुविनेटेड, कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास गर्मी में फिर पेशेंट्स अपने आप ही आए कि हमें तो वही गुलाब अर्क वाली शिरोधारा लेनी है। दैट इज वेरी गुड फॉर द हेयर ऑल्सो। तो खालित्य पालित्य को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप शर्करा जल, प्लेन जल से, इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट में आप सिर्फ जल से भी अगर आप शिरोधारा करते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा सिद्ध शीर, सिद्ध तेल, यमक स्नेह, तक्र, नारिकेल जल, इक्षुस्वरस से भी शिरोधारा की जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1-1.5 हजार रुपए लीटर वाला ऑयल ही लेना है। आप अपने पेशेंट्स को अपनी उनकी कस्टमाइज थेरेपी कर सकते हैं, और आप अपना जो ये संभार संग्रह है, जो द्रव्य है, वो भी बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। उपनाह एक और बहुत अच्छी विधा है, जो कि ऑफ कोर्स स्वेदन का एक प्रकार है। इसको भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। रेडीमेड उपनाह के भी योग मिलते हैं, कोलकुलत्थादि है, कोटम चुकादी है, दशांग है, लेप गुटी है, बहुत सारे लेप मार्केट में अवेलेबल है। और थोड़े अगर आपको लगता है एक्सपेंसिव है तो आप ये खुद से भी आप डिजाइन कर सकते हैं इनके कॉम्पोजिशन। आप प्लेन शुंठी, राजिका, मेथिका, सरसप, लवण, शतपुष्पा, अजमोद, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के अपना उपनाह बना सकते हैं। और
उपनाह के अलावा पोटली चिकित्सा, पोटली भी बहुत इफेक्टिव चिकित्सा है, और अभी हम आगे आने वाले दिनों में पोटली पर एक पूरा लेक्चर है जिसमें हम 30+ पोटली के विकल्प आपको बताने वाले हैं, जो कि मस्कुलोस्केलेटल डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्पाज में एंड इवन कॉस्मेटिक थेरेपी में, कॉस्मेटिक्स में भी हम कॉस्मेटोलॉजी की भी बात करने वाले हैं, मुखाभ्यंग की बात करने वाले हैं और मुख चिकित्सा की बात करने वाले हैं। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में भी पोटली हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसका भी विचार आगे आने वाले समय में हम करेंगे। मात्रा बस्ती एक बहुत अच्छा पंचकर्म की विधा है जिसमें हिस्सी मात्रा यूज होती है। इसमें बहुत ज्यादा वमन विरेचन करके फिर ही हम मात्रा बस्ती दें ऐसा आवश्यक नहीं है। केवल कोष्ठ शुद्धि करके, सामान्य कोष्ठ शुद्धि के बाद, स्थानिक स्नेहन स्वेदन करने के बाद आप बीपीएच, अष्टीला जिसको हम कहते हैं, कटिवात, संधिवात, कृमि, आंत्रकृमि और अर्श, ऐसे विकारों में मात्रा बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। और जितने भी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उसको हम मात्रा बस्ती से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत सामान्य और अंडररेटेड विधा है कवल और गंडूश। हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मुख शुद्धि के लिए कवल और गंडूश है, इस पे भी एक सेशन हमने रखा है, जबकि कवल और गंडूश एक ऐसी व्यापक स्वरूप है चिकित्सा का जिसकी चर्चा अगर हम करें तो देखेंगे कि आने वाले क्लास में, आने वाले सेशन में इसका इफेक्ट पूरे गट माइक्रोबायोम पे होता है, कवल और गंडूश का। उसमें भी बहुत सारी हम द्रव्य यूज कर सकते हैं, डिफरेंट द्रव्यों का चयन करके। ये ना केवल एक लोकलाइज थेरेपी है जो कि मुखगत रोग पे काम करती है, बट इसका बहुत इलैबोरेट, बहुत वाइड, बहुत व्यापक सिस्टमिक इफेक्ट है। सौंदर्य कल्प की बात करें तो जैसे मुख चिकित्सा की मैंने अभी बात की, नच्य और व्यंग, रिंकल्स, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इस सिनेरियो में, जो अर्बन सिनेरियो में हम बात करें तो पेशेंट्स वांट एंटी रिंकल ट्रीटमेंट, एंटी एक्ने ट्रीटमेंट। उनको आयुर्वेदिक हेयर स्पा चाहिए जिसके सिर्फ 5 स्टेप्स हैं, और आप अपनी एग्जामिनेशन टेबल पर भी पेशेंट को हेयर स्पा कैसे करके भेज सकते हैं और उनको कैसे चिकित्सा लाभ दे सकते हैं। बिकॉज माइंडसेट के हिसाब से हमें इस दौर के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। सो मच सो कि कुछ लोग सौंदर्य कल्प भी यूज कर रहे हैं। इवन जो प्री ब्राइडल सेशंस हैं वो भी आप आयुर्वेद से डिजाइन करके और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई करके हम पंचकर्म को डिफरेंट लेवल्स पे ले जाकर अप्लाई कर सकते हैं, अन्न लेपन कर सकते हैं। और इवन बच्चों में हमने देखा है कि कुछ बच्चे हमारे पास आए जिनको ADHD था, देवर, उनका इतना ज्यादा उनमें वात प्रकोप था कि शमन चिकित्सा से किसी भी तरह से लाभ नहीं दे पा रहे थे। उन बच्चों को हमने शस्त्रिक शाली पिंड स्वेद किया। देवर ट्विंस अभी भी हमारे पास आते हैं पिछले 3 साल से। अभी वो नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि वो मतलब गोद में भी नहीं टिक रहे थे, ना ही उनको हम छोड़ सकते थे। नाउ दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड, दे टॉक। उनको हमने मात्रा बस्ती भी दी। तो कृमि के लिए, ADHD के लिए और बच्चों के बहुत सारे रोगों के लिए हमने DMD के पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनको हम मात्रा बस्ती और अभ्यंग स्वेदन मात्रा से बहुत अच्छा लाभ दे पाए। एंड इसीलिए ये हम सभी को कॉन्फिडेंस रखते हुए सभी पेशेंट्स में हम क्या पंचकर्म विधा ऐड कर सकते हैं अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट मोडालिटी के साथ साथ, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत कॉस्टली और हैवी मटेरियल हमें गैदर करना है इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। दैट इज नॉट नेसेसरी। सो जितने भी सब प्रोसीजर्स फिल्टर या डेवलप कर सकते हैं हम अपनी युक्ति के अनुसार, अपने पेशेंट्स की नीड के अनुसार, उसको कस्टमाइज कर हम ऑप्टिमल बेनिफिट्स अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो इवन स्नेहन स्वेदन अगर पूर्ण चिकित्सा नहीं है, बट सब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे खाली स्नेहन स्वेदन ही बहुत अच्छा लाभ पेशेंट को देता है। तो जरूरत क्या है कि हम ऐसी मेथड्स को फिल्टर करें जो इजी हो, कम्बरसम ना हो, क्विक हो, बहुत एलैबोरेट ना हो कि एक ट्रीटमेंट को आपको 2 घंटे लगाने पड़ रहे हैं।
और जिसमें मिनिमल या नो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो, स्पेसिफिक हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो और इजीली प्रोक्योरेबल मटेरियल्स में हो। आपके पास अगर एक मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो आप इमीडिएटली दूसरा मटेरियल, अगर आपके पास कोटन चुकादी आज पाउडर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बालुका स्वेद कर सकते हैं, आप लवण स्वेद कर सकते हैं, आपके पास शुंठी चूर्ण है, आप आम बात में वो भी यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से आप अपने पेशेंट्स को जो भी अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आप पॉकेट फ्रेंडली चिकित्सा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट की सेफ्टी, अपनी क्वालिटी और आयुर्वेद की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए, आयुर्वेद की गरिमा को बरकरार रखते हुए आप पेशेंट्स की चिकित्सा करें। So I think that was just a brief introduction of what we are going to come up with in the next 15 days और कैसे हम कौन कौन सी चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं उसका एक ये विंडो था। I would request and keep the house open for any questions. माइक ओपन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैम अगर किडनी पेशेंट है और क्रिएटिनिन अभी बढ़ा है तो उसका हम ओपीडी में पंचकर्मा में क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें बेनिफिट मिलेगा, और स्ट्रेस में है पेशेंट? नहीं, स्ट्रेस में है तो आप लाक्षणिक चिकित्सा कर सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, कितने टाइम से क्रेटिनिन लेवल है उसका हाई है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हम केस डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। मैं एक ब्रॉड व्यू आपको बता देती हूँ पेशेंट की क्रॉनिक। वैसे पूछ रही हूँ कि ओपीडी लेवल पे हम उस चीज की चिकित्सा कर सकते हैं? हम क्रिएटिनिन, हाई क्रिएटिनिन लेवल्स को ओपीडी लेवल पे मैनेज करते हैं। आप एक बार सुनिए कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कब हमें करना है, कब हमें नहीं करना। पेशेंट अच्छा। की एज क्या है, कोमॉर्बिडिटीज क्या है, कितना क्रॉनिक है, कितने टाइम से, और उसके और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और उसका जो उस पे कितने रिपरकशंस है, कितनी बार उसको क्या चिकित्सा दी है, डायलिसिस पे है या नहीं है। बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल चीजों को हमें ध्यान में रखते हैं ऐसे पेशेंट्स को लेना चाहिए और प्रत्याख्यान पूर्वक चिकित्सा करनी है। ऐसे पेशेंट्स जो कॉम्प्लिकेशंस में हैं, और यूजुअली आयुर्वेद के पास ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं जो सब जगह होकर फिर आयुर्वेद को आजमाने आते हैं। तो वी शुड एक्सेप्ट द चैलेंजेस बट विद इन आवर डोमेन। हर साइंस की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें चिकित्सा करनी है और अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं करनी। Anybody else? Any questions? गुड इवनिंग मैम, डॉक्टर जय दिस साइड। बेसिकली मैम एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, 70 इयर्स ऑफ एज, और बेसिकली उनके L3 to L5 के बीच में ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन एंड L2 एंड L3 के बीच में बल्ज है, डिस्क बल्ज है, वेरी माइनर है ना मैम। तो पंचकर्मा के ओपीडी वाले पंचकर्मा में क्या क्या हम लोग उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं विद शमन चिकित्सा? आप अगर पंचकर्म की बात करें तो आप उनको आप कटिबस्ती दे सकते हैं, उनको आप स्थानिक अभ्यंग दे सकते हैं, आप उनको पोटली चिकित्सा दे सकते हैं, और उसके साथ साथ मात्रा बस्ती इसमें बहुत अच्छा काम करती है। बट योर टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन तो आपके पास रहना ही चाहिए। और अगर बहुत सारे वैद्य ऐसे भी करते हैं कि इनिशियल फेजेस ऑफ देयर प्रैक्टिस में दे डू इट देमसेल्व्स, तो आपको अपने हिसाब से जो ये वाली जो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं, आपको आप कर सकते हैं मैम। जैसे एक्चुअली पेशेंट को बेसिकली साइटिका वेस्ट वाले सिम्टम्स आ रहे हैं पूरे कंप्लीटली ग्रेदर सी के, तो मैम इसमें मेनली जो अगर मात्रा बस्ती में तेल चूज करने की बारी आए तो मैम कौन सा बेसिकली स्पेसिफिकली ऑयल को यूज करें?
आप सहस्त्रादि चिकन पाकम यूज कर सकते हैं, आप धन्वंतरम चिकन पाकम यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कफाधिक्य, तो आप और कोष्ठ शुद्धि नहीं हो रही, क्योंकि वातानुलोमन बहुत आवश्यक है, तो आप प्लेन एरंड तेल की भी और या तिल प्लेन का भी, मूर्छित तिल की भी आप मात्रावस्ती दे सकते हैं, अगर आपके पास वो सब चीजें उपलब्ध नहीं है। नहीं तो सहस्त्रादि तेल और धन्वंतरम तेल इस पर्पस के लिए बेस्ट है। ओके मैम, एक्चुअली वो पेशेंट बेसिकली लिटिल बिट मनी स्लीप भी इनरेगुलर है ड्यू टू द एज फैक्टर, तो आप नस्यम दीजिए, पादाभ्यंग दीजिए, शिरोधारा दीजिए, अगर हम पंचकर्म की बात करें तो। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, वेलकम। मैम पेशेंट 65 इयर्स का मेल है और प्रोस्टेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैम उसमें भी हम ओपीडी लेवल पे कर सकते हैं? आप कुछ मैम बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनको कोष्ठ शुद्धि दीजिए, और कोष्ठ शुद्धि करने के बाद आप उनको रेगुलर कम से कम 10 to 15 डेज मात्रावस्ती दीजिए, और फिर आप चिकित्सा लाभ देखिए अलॉन्ग विद शमन योग। ठीक है मैम। मैम इसके बाद अगर हम ये कोर्स करते हैं आपके वाला पंचकर्मा का, तो मैम हाँ इसके जी। बाद हम आपके साथ मतलब ग्रुप में तो एडअप होंगे ही, पर अगर हम पर्सनल पेशेंट के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैम आपसे रहेंगे कांटेक्ट में हम? आप रह सकते हैं, एनीबडी कैन कांटेक्ट एनीबडी, ये तो स्वच्छंदता है इस देश की। ठीक है मैम। हाँ जी। Are we done, डॉक्टर पूजा? हाँ, और किसी का कोई सवाल है या यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं? नहीं तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेलो। यस प्लीज। यस मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे कि अपना जो कोर्स रहता है ओपीडी लेवल पंचकर्मा, जैसे कि मैंने बीएमएस कंप्लीट किया है लेकिन टोटल एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैम ये जो अपना कोर्स हो रहा है वो कोर्स के बारे में मेरे को जानना था, जैसे कि इसके अंदर अपने को बेसिक से पूरा सिखाते हैं। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा सैद्धांतिक पक्ष देंगे आपको, और उसके बाद जैसे फ्रॉम द बेस आपको कौन सा पेशेंट किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या एग्जीक्यूट करना है। फोकस विल मेनली बी ऑन दी पंचकर्म विधा, उस विधा को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसमें द्रव्य कैसे रहेंगे, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे, उनको आप कौन कौन सी कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। हम बहुत सारा थ्योरी तो आप सभी लोग बीएमएस में पढ़ के आए हैं, बट उस थ्योरी को हमने प्रैक्टिकल रूप कैसे देना है, प्रैक्टिकल शेप अप कैसे करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा मकसद यही रहेगा कि हम उसी पे फोकस करें। तो मैंने देखिए, बेसिक निदान संप्राप्ति लक्षण तो हम सभी को मालूम है, पर उसको मैनेज कैसे करना है इन आयुर्वेदा विद स्पेशल रिस्पेक्ट टू पंचकर्म, वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए जैसे अपन कॉम्प्लिकेशन या फिर इंडिकेशन कौन इंडिकेशन वही अपने को इसके अंदर दिखाएंगे ना? हाँ, वो भी दिखाएंगे, पर अब जैसे आपको खलित्य कैसे मैनेज करना है, आपको पलित्य कैसे मैनेज करना है हेयर डिसऑर्डर्स में, तो वो हम निदान लक्षण संप्राप्ति हम सब जानते हैं, पर उसके दोषिक प्रकार के अनुसार दोष का विचार करते हुए हमें पंचकर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन सा पंचकर्म कहाँ अप्लाई करना है, और उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपसे यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। थैंक यू। ओके सर। मैम चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, आई एम 29 ईयर ओल्ड, इज देयर एनी फेस ग्लो मेडिसिन, इज देयर एनी फेस पैक और फेस क्रीम और फेस योगा फॉर द ग्लो? मैं आपको बहुत सारे योग बताने वाली हूँ जब हम अपना सेशन लेने वाले हैं मुखाभ्यंग और अन्य लेपन पर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे योग आप खुद भी बना सकते हैं सिंपल आपके किचन में अवेलेबल चीजों से, एंड यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड विद द जितने भी आपको हम कॉम्बिनेशन देंगे। इन द मीन टाइम सिर्फ एक चीज आपको बता रही हूँ, आप केवल मधु लगाइए, जस्ट अप्लाई प्योर हनी ऑन योर फेस एंड वॉश इट ऑफ फॉर 15 मिनट्स, और मुझे बताना जरूर व्हाट इज द रिजल्ट। ऑलराइट, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
मैम आजकल यंग एज में पालित्य बहुत हो रहा है, तो हम ओपीडी लेवल पे इसमें क्या कर सकते हैं स्पेशली? सबसे पहले हम कहते हैं ना संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, सबसे पहले हेतु फिल्टर आउट कीजिए कि कितना जंक फूड है, कितनी कप्स ऑफ टी है, कितने कप्स ऑफ कॉफी है, कितना रात्रि जागरण है, कहाँ पे कौन सा हेतु है, उसका पहले आपको निदान परिवर्जन करना आवश्यक है। आप कोई भी चिकित्सा विधा इन द फॉर्म ऑफ पंचकर्म या कोई शमन योग, कुछ भी इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर आपके पेशेंट रात्रि जागरण कर रहे हैं या 4 कप चाय और अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको निदान परिवर्जन करना आवश्यक है। ऐसा यंग एज के लिए मैं एडवाइस करती हूँ। वंस दैट निदान परिवर्जन इज डन, उसके बाद आप अपने पेशेंट से कम 3 महीने का टाइम लीजिए, बिकॉज एक हेयर साइकिल, हेयर की फॉलिकल की लाइफ 3 मंथ्स है। 3 मंथ से पहले आप कभी भी पेशेंट को बोलिए कि आपसे बात नहीं करेंगे अबाउट द रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट विल बी एविडेंट एंड विजिबल ओनली आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, और प्रकृति के अनुसार आप उनको जो बाह्य चिकित्सा के प्रकार मैंने बताए, इवन पादाभ्यंग इज गुड फॉर, अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल है तो पादाभ्यंग भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको आपने डेली रूटीन में करना है। आप पहले पेशेंट को अपने क्लिनिक पे बुलाइए, उनको वो चीज एग्जीक्यूट कीजिए। अब इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आपको पादाभ्यंग तो वो घर पे भी कर सकते हैं, तो फिर आपके पास क्यों आएंगे। तो वो ट्रिक्स एंड टिप्स हम आपको कोर्स में बताएंगे। शमन चिकित्सा में क्या करें मैम इसमें? शमन चिकित्सा में पित्त शामक औषधियां दीजिए, उसका कैल्शियम लेवल चेक कराइए, विटामिन डी लेवल चेक कराइए। अगर वो लोअर एंड पे है तो आप उसको सप्लीमेंट्स दीजिए, क्योंकि अगर आप हेयर का आप वो देखें तो ये क्या है, अस्थि धातु का मल है, तो जी इसमें मैम। अस्थि पोषण भी जरूरी है। अगर अस्थि क्षय की अवस्था है या पेशेंट में कैल्शियम एडिक्वेट नहीं है, तो आपको अस्थि धातु को अगर आप उसका पूर्ण करते हैं तो केशपात से अपने आप ही बच जाएगा पेशेंट। आपने मैम पादाभ्यंग के लिए बोला, पादाभ्यंग कौन से ऑयल से या ग्रीस से कराए मैम? एनी ऑयल, अगर आप बोलेंगे तो इसमें हम जो जैसे अगर बहुत ज्यादा उष्णता है उसके शरीर में, तो हम इसका चंदन का तेल आता है, गुलाब का तेल आता है, उसको हम एक कद्दू का तेल आता है, कद्दू रोगन बोलते हैं, बादाम रोगन बोलते हैं, खस रोगन बोलते हैं, चंदन आदि तेल है। अगर पित्त या उष्मा बहुत ज्यादा है उसकी बॉडी में, नहीं तो आप प्लेन घृत से भी कर सकते हैं। प्लेन घृत से भी आप पादाभ्यंग करेंगे तो भी लाभ मिलेगा, पित्त शमन उससे भी होगा। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। ये जो कोर्स है 14th को स्टार्ट होने वाला, 15th को स्टार्ट होने वाला है, और कोई भी एनरोल करना चाहे तो अभी भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रीति मैम। Thank you very much. Thank you all of you for your patient hearing and hope to see you all on 15th. Thank you very much. Good night.